24 दिसंबर 1999। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले दुनिया जश्न की तैयारी में थी। लोग घर लौट रहे थे। एयरपोर्ट्स पर मुस्कान थी, उम्मीदें थीं, सपने थे। काठमांडू का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक सामान्य दिन, एक सामान्य शाम, एक सामान्य फ्लाइट। इंडियन एयरलाइंस IC814। ये कोई इंटरनेशनल लंबी फ्लाइट नहीं थी। ना कोई खतरनाक रूट, ना कोई हाई रिस्क जोन। बस नेपाल से दिल्ली की एक छोटी सी जर्नी। 179 पैसेंजर, 11 क्रू मेंबर्स, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, छात्र, बिजनेसमैन। कोई अपनी शादी में जा रहा था, कोई नौकरी के इंटरव्यू में, कोई घर लौट रहा था, कोई अपने बच्चों से मिलने। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये फ्लाइट उनकी जिंदगी की आखिरी नॉर्मल शाम है। कैप्टन देवी शरण, एक अनुभवी पायलट, हजारों घंटे की उड़ान का अनुभव, शांत स्वभाव, डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म की पहचान। उनके लिए ये सिर्फ एक और ड्यूटी थी, एक और फ्लाइट, एक और लैंडिंग, एक और सेफ रिटर्न। लेकिन इतिहास कभी भी पहले से संकेत नहीं देता, क्योंकि उसी एयरपोर्ट पर, उसी टर्मिनल पर, उसी समय एक और कहानी लिखी जा रही थी। एक कहानी जो सिर्फ एक हाईजैक नहीं थी, बल्कि आने वाले 20 सालों के आतंकवाद की नींव थी। एक ऐसी साजिश जिसका असर संसद तक पहुंचेगा, सेना के कैंपों तक पहुंचेगा और पुलवामा तक पहुंचेगा। लेकिन उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये उड़ान दिल्ली नहीं, इतिहास में लैंड करने वाली है। हर बड़ी तबाही की शुरुआत किसी एक छोटी गलती से होती है, और IC814 की कहानी में वो गलती हुई एयरपोर्ट सिक्योरिटी काउंटर पर। त्रिभुवन एयरपोर्ट, जहां सिक्योरिटी चेक से गुजरकर 5 लोग डिपार्चर लाउंज में बैठे थे। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई शक नहीं, बस इंतजार। तभी एक आदमी अंदर आता है, सूट बूट पहने हुए, हाथ में एक सूटकेस, शरीर की भाषा में आत्मविश्वास, चेहरे पर सरकारी ठहराव। सबसे खतरनाक बात, उसे सिक्योरिटी चेक से गुजरना ही नहीं पड़ा। ना स्कैनर, ना मेटल डिटेक्टर, ना एक्सरे, ना चेकिंग, सीधा एंट्री। क्यों? क्योंकि उसके पास था डिप्लोमैटिक पासपोर्ट। डिप्लोमैटिक पासपोर्ट मतलब सिस्टम का भरोसा, सरकारी पहचान और बिना सवाल की इजाजत। वो आदमी सीधा उन 5 लोगों तक पहुंचता है, बिना कुछ बोले, सिर्फ सूटकेस देता है। ना हैंडशेक, ना बातचीत, ना पहचान, बस एक ट्रांसफर। और यहीं से भारत के इतिहास की सबसे खतरनाक उड़ान की नींव पड़ जाती है। उस सूटकेस में था हथियार, गोला बारूद, बम, धमकी की ताकत और सैकड़ों जिंदगियों की किस्मत। बाद में जांच में सामने आता है, वो आदमी कोई आम इंसान नहीं था। वो था पाकिस्तान का फर्स्ट सेक्रेटरी मोहम्मद अरशद चीमा, एक सरकारी अधिकारी, डिप्लोमैटिक स्टेटस, सरकारी छूट, सरकारी भरोसा। यही डिप्लोमेसी हाईजैक की पहली सीढ़ी बन गई। उस एक सूटकेस ने 5 लोगों को बना दिया हाईजैकर, और एक फ्लाइट को बना दिया मोबाइल जेल। यहीं से हाईजैक कोई एक्सीडेंट नहीं रहा, बल्कि एक स्टेट लेवल प्लान्ड ऑपरेशन बन गया। शाम के 4 बजे IC814 रनवे पर खड़ी है। इंजन स्टार्ट, लाइट्स ऑन, कॉकपिट रेडी, क्रू अलर्ट, टेक ऑफ। आसमान में उठता हुआ एक आम जहाज। आधे घंटे तक सब कुछ सामान्य। लोग सीट बेल्ट खोलते हैं, बच्चे खिड़की से बाहर देखते हैं, एयर होस्टेस स्नैक्स देने लगती हैं। और फिर एक छोटा सा पल, एक क्रू मेंबर अनिल शर्मा स्नैक्स लेकर कॉकपिट की तरफ बढ़ता है, और उसी के पीछे एक साया, एक आदमी मंकी कैप पहने हुए, हाथ में बंदूक, दूसरे हाथ में बम। दरवाजा खुलता है और बंदूक सीधी कैप्टन देवी शरण के सर पर। 1 सेकंड, एक पल, एक झटका, एक वाक्य। अब प्लेन हमारा है। कोई चेतावनी नहीं, कोई डायलॉग नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सीधी मौत की भाषा। कैप्टन समझ जाते हैं, ये कोई धमकी नहीं, ये एक फैसला है। पीछे केबिन में बाकी हाईजैकर पैसेंजर्स को कंट्रोल कर चुके थे। बच्चे रो रहे थे, महिलाएं कांप रही थीं, बुजुर्ग सहमे हुए थे, और कॉकपिट में एक पायलट और एक आतंकवादी। हाईजैकर बोलता है, जो मैं कहूंगा वही करोगे, नहीं तो ये बम सब खत्म कर देगा। अब ये फ्लाइट नहीं रही, ये एक उड़ता हुआ बंधक शिविर बन चुकी थी। यहीं से IC814 एक विमान नहीं,
एक चलता फिरता आतंकवादी हथियार बन गया। और यहीं से एक देश की परीक्षा शुरू हुई। कॉकपिट में सन्नाटा था, सिर्फ इंजन की आवाज और एक आतंकवादी की सांसें। बंदूक कैप्टन देवी शरण के सर पर थी और शब्द साफ थे, वेस्ट की तरफ मोड़ो, लाहौर चलो। ये सिर्फ दिशा बदलने का आदेश नहीं था, ये भारत की सीमाओं से बाहर निकलने का आदेश था। कैप्टन समझ चुके थे, अगर प्लेन भारत से बाहर गया तो रेस्क्यू के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। उन्होंने पहली चाल चली, देरी की चाल। शांत आवाज में बोले, प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है। ये एक तकनीकी बात थी, लेकिन असली मकसद समय खरीदना था। हाईजैकर ने सवाल किया, दिल्ली के अलावा कहाँ लैंड हो सकता है? और यहीं एक इंसानी भूल इतिहास बन गई। कैप्टन बोले, मुंबई। एक शब्द, एक शहर का नाम और एक गलती। हाईजैकर तुरंत समझ गया, अगर मुंबई जा सकता है तो लाहौर क्यों नहीं? अब ये बहस नहीं थी, ये धमकी थी। लाहौर ले चलो, वरना लोगों को मारना शुरू कर दूंगा। और प्लेन की नाक धीरे धीरे भारत की सीमाओं से बाहर घूमने लगी। लेकिन कैप्टन देवी शरण अब भी खेल खेल रहे थे। 4:40 पर उन्होंने चुपचाप फ्लाइट फ्रीक्वेंसी बदली, कोड डाला 7500। एविएशन की भाषा में 7500 का मतलब सिर्फ एक होता है, एयरक्राफ्ट हाईजैक्ड। एक साइलेंट अलार्म, एक डिजिटल चीख, एक अदृश्य एसओएस। दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन पर एक नंबर चमक उठा, IC8147500। मतलब अब भारत जान चुका था, ये कोई रूट डाइवर्जन नहीं है, ये एक हाईजैक है। अब कहानी पायलट की नहीं रही, अब कहानी सिस्टम की थी। दिल्ली एटीसी अलर्ट हो चुका था। पहला मैसेज गया क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम को, देश का सबसे बड़ा इमरजेंसी मैकेनिज्म। लेकिन सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? देरी, फाइल, प्रोसीजर, परमिशन, मीटिंग, अप्रूवल। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया गया। लीडरशिप, यूनियन सेक्रेटरी प्रभात कुमार। लेकिन सिर्फ ग्रुप बनने में ही 1 घंटा लग गया। 1 घंटा, एक हाईजैक में 1 घंटा इक्वल टू सैकड़ों जिंदगियों का रिस्क। और इससे भी बड़ी चूक, रॉ को तुरंत सूचना नहीं दी गई, इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्टिवेट नहीं हुआ, मल्टी एजेंसी रिस्पॉन्स नहीं बना। देश की सबसे बड़ी ताकत, इंटेलिजेंस सिस्टम, अभी भी साइलेंट था। उधर प्लेन वेस्ट की तरफ बढ़ रहा था, पाकिस्तान एयरस्पेस के करीब। कैप्टन ने पाकिस्तान एटीसी से लैंडिंग मांगी। रिस्पॉन्स, परमिशन डिनाइड। कोई इंसानियत नहीं, कोई मेडिकल चिंता नहीं, कोई फ्यूल क्राइसिस की समझ नहीं। पाकिस्तान ने प्लेन को अपने एयर स्पेस में लेने से मना कर दिया। अब स्थिति खतरनाक थी। फ्यूल कम, हाईजैकर आक्रामक, भारत की प्रतिक्रिया स्लो, पाकिस्तान सहयोग नहीं कर रहा और सिस्टम अब भी मीटिंग में था। शाम के 6 बजे के आसपास प्लेन अमृतसर के पास से गुजर रहा था। लाहौर सिर्फ 60-70 किलोमीटर दूर। फ्यूल लो लाइट जल चुकी थी। कैप्टन देवी शरण जानते थे, या तो लैंडिंग होगी या क्रैश। उन्होंने अमृतसर एटीसी से संपर्क किया। अमृतसर बोला, आप यहां लैंड कर सकते हैं, हम रिफ्यूल कर देंगे। भारत के लिए ये गोल्डन चांस था। अगर प्लेन भारत में उतरता तो स्पेशल फोर्सेस रेस्क्यू कर सकती थीं। लेकिन हाईजैकर डर गया। उसे पता था, अमृतसर मतलब एनएसजी, अमृतसर मतलब ऑपरेशन, अमृतसर मतलब मौत। उसने मना कर दिया, धमकी दी और प्लेन आगे बढ़ता रहा। 6:30 बजे पाकिस्तान ने एक और चाल चली, लाहौर एयरस्पेस ब्लॉक। और धमकी, अगर आए तो शूट कर देंगे। अब प्लेन हवा में फंसा था, न भारत में लैंडिंग, न पाकिस्तान में इजाजत, न फ्यूल। आसमान में एक उड़ता हुआ ताबूत। आखिरकार हाईजैकर मान गया, अमृतसर के लिए मोड़। 6:40 पर IC1814 भारत की तरफ वापस मुड़ा और भारत को मिला आखिरी मौका। एक ऐसा मौका जो इतिहास बदल सकता था, एक ऐसा मौका जो आतंक की चेन तोड़ सकता था, एक ऐसा मौका जो सैकड़ों जानें बचा सकता था। लेकिन यही वो जगह थी जहां भारत अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक गलती करने वाला था। रात के 7:01 पर IC1814 अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करती है। टायर रनवे को छूते हैं, इंजन की आवाज़ धीमी होती है और इतिहास एक पल के लिए रुक जाता है। अब प्लेन भारत में था, मतलब भारतीय कानून लागू, भारतीय सुरक्षा बल जिम्मेदार, भारतीय स्पेशल फोर्स एक्टिव, रेस्क्यू संभव। ये वो पल था जहां कहानी बदली जा सकती थी।
लेकिन हकीकत, भारत तैयार नहीं था। इतनी बड़ी हाईजैकिंग के लिए कोई रियल टाइम प्रोटोकॉल नहीं, कोई फास्ट रिस्पॉन्स सिस्टम नहीं, कोई ऑटोमेटिक स्पेशल फोर्स डिप्लॉयमेंट नहीं। पंजाब के डीजीपी सरबजीत सिंह को टीवी न्यूज़ से पता चलता है कि हाईजैक हुआ है। सोचिए, एक हाईजैक और राज्य पुलिस प्रमुख टीवी से जानकारी ले रहा है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का आदेश, प्लेन को किसी भी हालत में एयरपोर्ट पर रोके रखना है। स्ट्रैटेजी, फ्यूल भरने में देरी करो, समय खरीदो, एनएसजी को दिल्ली से बुलाओ। लेकिन सच्चाई, दिल्ली से अमृतसर 500 किलोमीटर, हेलीकॉप्टर टाइम, तैयारी टाइम, परमिशन टाइम और हाईजैक में हर मिनट इक्वल टू मौत का रिस्क। पंजाब पुलिस कहती है, हमारे कमांडो रेडी हैं। रिस्पॉन्स, नहीं, ऑपरेशन दिल्ली से होगा। ये सिर्फ ऑपरेशनल फैसला नहीं था, ये सिस्टम का अहंकार था। लोकल रिसोर्स को इग्नोर करना, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल और डीले। और यहीं भारत में अपना पहला बड़ा मौका खो दिया। भारत ने प्लान बनाया। प्लान ए, फ्यूल टैंकर से प्लेन के टायर फाड़ दो ताकि उड़ ना सके। प्लान बी, रनवे पर टैंकर खड़ा करके रनवे ब्लॉक कर दो। कागज पर प्लान परफेक्ट था, लेकिन ग्राउंड पर कंफ्यूजन, मिसकम्युनिकेशन, नर्वस सिस्टम, प्रेशर। टैंकर भेजा गया, उसमें छुपे थे कमांडो। ड्राइवर घबराया हुआ। एटीसी ने कहा धीरे चलाओ, ड्राइवर ने सुना रुको, और टैंकर बीच रनवे पर रुक गया। इधर कॉकपिट में हाईजैकर देख रहा था। एक मूवमेंट, एक एक्टिविटी, एक शक, उसने समझ लिया भारत ऑपरेशन शुरू कर चुका है। पैनिक, गुस्सा, आक्रोश और फिर हिंसा। एक पैसेंजर रुपिन खटियाल, उम्र 25 साल, कोई सैनिक नहीं, कोई नेता नहीं, कोई अपराधी नहीं, एक आम नागरिक। हाईजैकर ने उसका गला काट दिया। लोग चीखने लगे, औरतें बेहोश होने लगी, बच्चे रोने लगे और कैप्टन देवी शरण टूटने लगे। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये था मनोवैज्ञानिक आतंक। एक मैसेज, हम धमकी नहीं देते, हम करते हैं। रुपिन खटियाल जमीन पर पड़ा था, खून, सन्नाटा, चीखें। उसके ऊपर कंबल डाल दिया गया, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई सामान हो। प्लेन में डर का माहौल। अब यह हाईजैक नहीं था, यह था टेरर साइकोलॉजी। हाईजैकर जानते थे, डर सबसे बड़ा हथियार होता है। अब कैप्टन पर प्रेशर था। बच्चों की आवाज, रोती हुई महिलाएं, खून से सना फ्लोर और सिर पर बंदूक। हाईजैकर चिल्लाया, टेक ऑफ करो। फ्यूल नहीं था, रनवे पर टैंकर था, प्लेन उड़ने की हालत में नहीं था। लेकिन अगर नहीं उड़ाया और लोग मरते, अगर उड़ाया तो क्रैश का खतरा। कैप्टन देवी शरण के पास कोई सही विकल्प नहीं था, बस कम गलत विकल्प था। उन्होंने टेक ऑफ किया, प्लेन टैंकर की तरफ बढ़ा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, क्रैश होने से बस कुछ मीटर, और फिर प्लेन उड़ गया। अगर टैंकर थोड़ा सा भी आगे होता तो IC-1814 अमृतसर रनवे पर ही मास ग्रेव बन जाती। कैप्टन का आखिरी मैसेज, वी आर ऑल गोइंग टू डाई। और उसी पल भारत ने अपना आखिरी वास्तविक मौका खो दिया। रात के 7:49 पर IC-1814 अमृतसर रनवे से उड़ान भरती है, एक बार फिर हवा में। लेकिन इस बार यह सिर्फ एक टेक ऑफ नहीं था, ये था भारत का आखिरी मौका खत्म होना, एक ऑपरेशन का अंत और एक ऐतिहासिक भूल की शुरुआत। रनवे पीछे छूट रहा था, एयरपोर्ट की लाइट्स छोटी होती जा रही थीं और साथ ही भारत का कंट्रोल भी। दिल्ली में एनएसजी कमांडो तैयार बैठे थे, हथियार, किट्स, हेलीकॉप्टर, टीम, पूरा सेटअप। लेकिन अप्रूवल 7:55 पर, मतलब प्लेन उड़ चुका था और उसके बाद परमिशन मिली। एक ऐसा निर्णय जो आज भी भारतीय सुरक्षा इतिहास की सबसे बड़ी प्रशासनिक विफलताओं में गिना जाता है। अगर सिर्फ 10 मिनट पहले अनुमति मिलती तो इतिहास कुछ और होता, लेकिन सिस्टम ने देर की और आतंक ने उड़ान भर ली। अब IC-1814 भारत के हाथ से निकल चुकी थी। अब ये मामला नेशनल नहीं रहा, ये बन गया इंटरनेशनल क्राइसिस, डिप्लोमैटिक टकराव, जियोपॉलिटिकल इशू। अमृतसर से उड़ान के बाद अगला नाम था लाहौर। दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर, लेकिन राजनीति में 50 किलोमीटर कभी-कभी 50 साल जितना लंबा होता है। पाकिस्तान ATC से संपर्क किया गया। रिस्पॉन्स, लैंडिंग नॉट परमिटेड। कोई मानवीय आधार नहीं, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं, कोई बंधकों की चिंता नहीं। फिर पाकिस्तान ने एक और कदम उठाया, लाहौर रनवे की लाइट बंद कर दी गई। मतलब साफ, यहां उतरने की कोशिश मत करो। रात का अंधेरा, फ्यूल लगभग खत्म, पैसेंजर डर से टूट चुके थे। कॉकपिट में बंदूक, पीछे रोती हुई आवाजें। हाईजैकर चिल्ला रहे थे, लैंड कराओ। कैप्टन देवी शरण जानते थे, अगर गलत जगह उतरे तो सब खत्म। एक पल ऐसा आया जब नीचे लाइट्स दिखीं। हाईजैकर खुश हुआ, रनवे है।
कैप्टन ने ध्यान से देखा। वो रनवे नहीं था, वो हाईवे था। कारें चल रही थीं, गाड़ियां गुजर रही थीं, लोग थे। कैप्टन ने आखिरी पल में प्लेन ऊपर खींचा। अगर 2 सेकंड देर होती तो IC-814 एक सिविलियन हाईवे पर मास क्रैश बन चुकी होती। आखिरकार कैप्टन ने लाहौर ATC से आखिरी बार कहा, अगर लैंडिंग की परमिशन नहीं दी तो हमें क्रैश लैंडिंग करनी पड़ेगी। और तब जाकर रात के 8:07 पर IC-814 लाहौर में लैंड करती है। एक भारतीय विमान पाकिस्तान की जमीन पर, कारगिल युद्ध के सिर्फ 5 महीने बाद। ये सिर्फ एविएशन इशू नहीं था, ये था राजनीतिक विस्फोट। लाहौर एयरपोर्ट, IC-814 खड़ी थी, चारों तरफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी। लेकिन माहौल सहयोग का नहीं था। रवैया साफ था, जल्दी फ्यूल भरो और निकलो। न मेडिकल हेल्प, न पैसेंजर की चिंता, न इंसानियत। रुपिन खटियाल, जो अमृतसर में मारा गया था, उसकी बॉडी को कोई मेडिकल सहायता नहीं, वो वहीं तड़पते हुए मर गया। एक इंसान की मौत सिर्फ एक फाइल बन गई। पाकिस्तान ने फ्यूल भरवाया, भारत ने अपने हाई कमिश्नर को नेगोशिएशन के लिए भेजा, लेकिन तब तक IC-814 उड़ चुकी थी, बिना बातचीत, बिना शर्त, बिना समझौते। अब कोई नहीं जानता था अगला स्टॉप कहाँ है, प्लेन किस दिशा में जा रहा है, पैसेंजर जिंदा रहेंगे या नहीं। और यहीं से कहानी एक नए स्टेज में प्रवेश करती है। मिडल ईस्ट, इंटरनेशनल एयर स्पेस, अरब देशों की भूमिका और एक नया मोड़, दुबई। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान में सिर्फ अंधेरा, नीचे अरब सागर और बीच में एक हाईजैक्ड विमान IC-814। लाहौर के बाद कोई नहीं जानता था अगला स्टॉप कहाँ होगा। हाईजैकर की आवाज़ गूंजी, दुबई। कॉकपिट में सन्नाटा। दुबई एक इंटरनेशनल हब, सख्त सिक्योरिटी, अमेरिकी इन्फ्लुएंस, अरब डिप्लोमेसी। मतलब यहां गलती की कोई जगह नहीं। रात करीब 1 बजे IC-814 दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करती है। रनवे की रोशनी, एयरपोर्ट की हलचल, एम्बुलेंस, सिक्योरिटी, फायर ब्रिगेड, सब कुछ था। लेकिन कोई ऑपरेशन नहीं, कोई कमांडो मूवमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि अब मामला इंटरनेशनल टेररिज्म बन चुका था। अब हर गोली ग्लोबल पॉलिटिक्स थी। हाईजैकर की डिमांड, फ्यूल चाहिए। UAE ने शर्त रखी, पहले बंधक छोड़ो, और पहली बार हाईजैकर झुके। एक एक करके 27 लोग, बच्चे, महिलाएं, बीमार, विदेशी नागरिक प्लेन से नीचे उतरे, डर से कांपते हुए, रोते हुए, जिंदा बचने की खुशी में टूटते हुए। ये कोई रिहाई नहीं थी, ये था सिस्टम पर इंसानियत का दबाव। UAE अधिकारियों ने साफ कहा, अगर एक भी जान गई तो दुनिया जिम्मेदार ठहराएगी। हाईजैकर समझ गए, दुबई में खेल नहीं चलेगा। यहाँ कैमरे हैं, मीडिया है, अमेरिका है, यूरोप है, UN है। यहाँ छली यानी इमेज मायने रखती है। और यही वजह थी कि 27 पैसेंजर रिहा हुए। पहली राहत, पहली जीत, पहली सांस। लेकिन बाकी 150 लोग अब भी मौत के साए में। दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग, प्रधानमंत्री कार्यालय, रॉ, IB, MEA, NSA, एविएशन अथॉरिटी, सब एक कमरे में। एक ही सवाल, अब क्या? अब ऑपरेशन संभव नहीं था। अब ये बन चुका था होस्टेज क्राइसिस, इंटरनेशनल टेरर केस, डिप्लोमैटिक इशू, मीडिया वॉर। भारत की रणनीति बदली। फोकस, जिंदा वापस लाना। नया फॉर्मूला, ऑपरेशन नहीं, नेगोशिएशन। टाइम खरीदना, इंटरनेशनल प्रेशर, साइकोलॉजिकल हैंडलिंग। हाईजैकर की डिमांड अब साफ थी, 3 आतंकियों की रिहाई। नाम अभी सामने नहीं आए थे, लेकिन मैसेज क्लियर था। कश्मीर, पाकिस्तान, इंटरनेशनल नेटवर्क। दुबई में IC-814 ज्यादा देर नहीं रुकी। फ्यूल भरा गया और एक बार फिर आसमान में। अब दिशा थी अफगानिस्तान, तालिबान, कंधार। और यहीं से कहानी सबसे खतरनाक मोड़ लेती है। रात खत्म हो चुकी थी, आसमान हल्का नीला होने लगा था, लेकिन IC-814 के अंदर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। हाईजैकर की आवाज, कंधार। कॉकपिट में सन्नाटा। कंधार, तालिबान का गढ़, आतंक का केंद्र, जहां कानून नहीं बंदूक चलती है, जहां इंसान नहीं विचारधारा राज करती है। दुबई से उड़ान के बाद अब कोई इंटरनेशनल एयर स्पेस नहीं बचा था जो इस प्लेन को रोक सके। सुबह करीब 5 बजे IC-814 कंधार एयरपोर्ट पर लैंड करती है। रनवे टूटा हुआ, लाइट्स कमजोर, टर्मिनल सुनसान, चारों तरफ हथियारबंद लोग। कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई बैज नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ बंदूकें। ये एयरपोर्ट नहीं था,
ये था तालिबान का कंट्रोल जोन। यहाँ न एविएशन कानून था, न इंटरनेशनल नियम, न मानवाधिकार, न जनेवा कन्वेंशन। यहाँ सिर्फ एक नियम था, जिसके हाथ में बंदूक उसका कानून। तालिबान के लोग प्लेन के चारों तरफ फैल गए। IC-814 अब सिर्फ हाईजैक्ड विमान नहीं था, ये बन चुका था स्टेट लेवल होस्टेज क्राइसिस। तालिबान लीडर आए, हाईजैकर से हाथ मिलाया गया। कोई विरोध नहीं, कोई टकराव नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, सीधा संदेश था, तुम हमारे मेहमान हो। पैसेंजर अब सिर्फ बंधक नहीं थे, वे बन चुके थे राजनीतिक मोहरे, डिप्लोमैटिक कार्ड, आतंक का सौदा। तालिबान ने व्यवस्था बनाई, खाने की सप्लाई, पानी, टॉयलेट एक्सेस, सिक्योरिटी घेरा, हथियारबंद पहरा। मतलब साफ था, अब ये हाईजैक नहीं, अब ये कंट्रोल्ड क्राइसिस है। अब आतंकियों को समय मिल गया, और समय आतंक का सबसे बड़ा हथियार होता है। दिल्ली में पूरा सिस्टम जाम, पीएमओ में इमरजेंसी मीटिंग, सिक्योरिटी एजेंसियां, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, एनएसए, विदेश मंत्रालय। एक सवाल, क्या करें? ऑप्शन 1 ऑपरेशन, लेकिन तालिबान एरिया, विदेशी जमीन, नो सपोर्ट, नो एयर कवर, नो इंटेल, नो लीगल परमिशन, मतलब सुसाइड मिशन। ऑप्शन 2 नेगोशिएशन, मतलब आतंकियों से बात, डील, समझौता, रिहाई। और यही वो मोड़ था जहां देश दो हिस्सों में बंट जाता है। एक सोच कि आतंक से समझौता मत करो, दूसरी सोच कि 150 लोगों की जान पहले है। सरकार पर दबाव, मीडिया, जनता, परिवार, इंटरनेशनल कम्युनिटी, मानवाधिकार संगठन, हर तरफ एक ही सवाल कि क्या भारत अपने नागरिकों को मरने देगा? हाईजैकर की मांग अब साफ हो चुकी थी कि 3 आतंकियों की रिहाई। नाम धीरे धीरे सामने आए, मुश्ताक अहमद जरगर, उमर शेख, महमूद अजहर। और यहीं से कहानी भारत के इतिहास की सबसे विवादित डील की तरफ बढ़ती है। अब हाईजैक सिर्फ एक घटना नहीं थी, अब ये नामों की लड़ाई थी। 3 नाम जो भारत के लिए सिर्फ नाम नहीं थे, वे थे आतंक की फैक्ट्रियां। 1 मुश्ताक अहमद जरगर उर्फ लाट्रम, कश्मीर का आतंकी, किडनैपिंग मास्टरमाइंड, हाई प्रोफाइल अपहरण, इंटेलिजेंस नेटवर्क, ISI कनेक्शन। वो सिर्फ गनमैन नहीं था, वो ऑपरेशनल माइंड था। 2 उमर शेख, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, लंदन में पढ़ा, वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश स्पीकर, इंटरनेशनल लिंक्स, ब्रिटिश नेटवर्क। वो आतंक का चेहरा नहीं था, वो आतंक की आवाज था। 3 महमूद अजहर, आइडियोलॉजिकल लीडर, कट्टरपंथ, जिहादी विचारधारा, मदरसा नेटवर्क, भर्ती सिस्टम, फंडिंग चैनल। वो बंदूक नहीं था, वो विचारधारा था। 3 लोग, 3 रोल, ऑपरेशन, नेटवर्क, विचारधारा, एक पूरा आतंक मॉडल। इन तीनों की रिहाई का मतलब सिर्फ 3 कैदी नहीं था। इसका मतलब था दर्जनों नए आतंकी, सैकड़ों नई भर्तियां, हजारों नए समर्थक, करोड़ों की फंडिंग, दशकों की हिंसा। ये एक ट्रेड नहीं था, ये एक फ्यूचर डील थी। भारत जानता था, आज 150 लोग बचेंगे तो कल 1500 मर सकते हैं। लेकिन सवाल था, क्या आज 150 को मरने दिया जाए? ये गणित नहीं था, ये नैतिक संघर्ष था। देश 2 हिस्सों में बटा था। एक वर्ग रिहा मत करो, दूसरा वर्ग बंधकों की जान पहले। ये वही मोड़ था जहां नीति भावना से टकराती है, और यही वो जगह होती है जहां सरकारें टूटती हैं या इतिहास बनाती हैं। दिल्ली में एक फाइल खुली, उस फाइल पर लिखा था IC-814 क्राइसिस रेजोल्यूशन ऑप्शंस। 3 पन्ने, 3 ऑप्शन। ऑप्शन 1 ऑपरेशन, असंभव। ऑप्शन 2 टाइम पास, मौत का खतरा। ऑप्शन 3 डील, नैतिक हार। लेकिन राजनीति में हर जीत नैतिक नहीं होती और हर हार कमजोरी नहीं होती। सरकार के सामने सिर्फ एक सच्चाई थी, 150 लोग मरते दिख रहे हैं। मीडिया लाइव था, परिवार रो रहे थे, देश देख रहा था, दुनिया देख रही थी। और यहीं भारत ने वो फैसला लिया जो आज भी बहस का विषय है। आतंकियों को रिहा किया जाएगा। ये कोई जीत नहीं थी, ये एक ट्रॉमा डिसीजन था, एक मजबूरी, एक दर्दनाक समझौता, एक नैतिक घाव, लेकिन एक मानवीय चुनाव। दिल्ली, एक बंद कमरा, दरवाजे बंद, फोन लाइनें सुरक्षित, खिड़कियां ढकी हुई,
मीडिया से दूरी, टेबल पर एक फाइल, प्रिजनर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कांधार, 3 नाम, 3 फोटो, 3 फाइल नंबर। हर एजेंसी मौजूद थी, रॉ, आईबी, एमईए, एनएसए, एविएशन अथॉरिटी, सिक्योरिटी एडवाइजर्स। अब सवाल ये नहीं था कि रिहा करें या नहीं, अब सवाल था कैसे करें ताकि नुकसान कम हो। फोकस पॉइंट, इंटरनेशनल लॉ, डिप्लोमैटिक कवर, सेफ ट्रांसफर, मीडिया मैनेजमेंट, इमेज कंट्रोल, फ्यूचर रिस्क मिनिमाइजेशन। ये एक सामान्य ट्रांसफर नहीं था, ये था हाई रिस्क इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑपरेशन। प्लान बना, एक स्पेशल फ्लाइट, मिनिमम मीडिया एक्सपोजर, डिप्लोमैटिक प्रोटेक्शन, सीक्रेट रूट, सीमित स्टाफ, एक ही मकसद, कम से कम नुकसान, कम से कम शर्मिंदगी, कम से कम ब्लड। तीनों आतंकियों को अलग अलग जेलों से निकाला गया। कोई शोर नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई बयान नहीं। एक एयरक्राफ्ट तैयार था, न कोई वीआईपी ट्रीटमेंट, न कोई औपचारिकता, न कोई समारोह, बस सन्नाटा। तीनों को हथकड़ी में बैठाया गया। फ्लाइट ने उड़ान भरी। ये कोई डिपोटेशन नहीं था, ये था एक मजबूरी मिशन। आसमान में उड़ता हुआ विमान, जिसमें बैठे थे भारत के दुश्मन, भारत का दर्द, भारत का दबाव, भारत की शर्म, भारत की मजबूरी। दिल्ली में परिवार रो रहे थे, कांधार में बंधक मर रहे थे डर से, मीडिया में बहस चल रही थी, देश बटा हुआ था। ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं थी, ये था भारत का सबसे भारी बोझ। कांधार एयरपोर्ट, रनवे, तालिबान का घेरा, हथियार बंद पहरा, IC-1814 सामने खड़ी थी। एक तरफ बंधक, दूसरी तरफ आतंकी, बीच में इतिहास। भारत का विमान लैंड करता है, तीनों आतंकी उतारे जाते हैं, हाईजैकर आगे आता है, एक एक चेहरा देखा जाता है, नाम कंफर्म होते हैं, पहचान होती है, और फिर सिग्नल मिलता है। IC-1814 का दरवाज़ा खुलता है, एक एक करके पैसेंजर बाहर आते हैं, कमज़ोर, डरे हुए, थके हुए, जिंदा। 150 लोग जिंदा। लेकिन इस जीत में खुशी नहीं थी, इस जीत में जश्न नहीं था, इस जीत में गर्व नहीं था, इसमें था सन्नाटा, बोझ, सवाल, दर्द, विवाद। 3 आतंकी तालिबान के साथ चले जाते हैं और 150 लोग भारत लौटते हैं। इतिहास लिख दिया जाता है। जब विमान भारत की सीमा में वापस दाखिल हुआ तो ये सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, ये था जिंदगी की वापसी। एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट्स, सिक्योरिटी, मीडिया। दरवाज़ा खुला, एक एक करके लोग बाहर आए। कुछ रो रहे थे, कुछ कांप रहे थे, कुछ चुप थे, कुछ बस जिंदा थे। माँ अपने बेटे को पकड़कर गिर पड़ी, पत्नी अपने पति को देखकर बेहोश हो गई, बच्चे डर से चिपक गए। ये दृश्य किसी फिल्म का नहीं था, ये था रियल ट्रॉमा। लेकिन कैमरे थे, माइक थे, सवाल थे, और हर चेहरे पर एक ही लाइन, क्या ये डील सही थी? टीवी स्टूडियो जल रहे थे, एंकर चिल्ला रहे थे। हेडलाइन, आतंक के आगे भारत झुका। क्या ये सरकार की हार है? क्या ये देश की बेइज्जती है? आतंकियों से सौदा शर्मनाक। डिबेट, पैनल, राजनीति, आरोप, काउंटर आरोप। देश 2 हिस्सों में। एक तरफ 125 जानें बचीं, यही सबसे बड़ी जीत है। दूसरी तरफ 3 आतंक छोड़कर हजारों की जान खतरे में डाली गई। ये अब सुरक्षा बहस नहीं थी, ये बन चुका था नैतिक बहस, राजनीतिक बहस, राष्ट्रीय पहचान की बहस। सरकार कटघरे में थी। इतिहास कभी तुरंत फैसला नहीं देता, वो समय लेता है। उस दिन 150 लोग घर लौटे, लेकिन 3 आतंकी आजाद हो गए। आज हम जानते हैं, उनमें से एक ने आगे चलकर हजारों जिंदगियों को प्रभावित किया। नेटवर्क बना, संगठन खड़े हुए, हमले हुए, आतंक फैला। तो सवाल आज भी जिंदा है, क्या वो फैसला सही था? अगर पूछा जाए मानवता के हिसाब से तो हां, रणनीति के हिसाब से तो नहीं, राष्ट्रनीति के हिसाब से तो बहस योग्य। लेकिन एक सच्चाई है, सरकारों को कभी-कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहां हर रास्ता गलत होता है और बस कम गलत रास्ता चुनना पड़ता है। IC-814 सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, ये था सिस्टम टेस्ट, नैतिक परीक्षा, राष्ट्रीय आत्मा का इम्तिहान। 3 कैदी आजाद हुए, मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख, मुश्ताक जरगर, और 5 हाईजैकर सब गायब हो गए। कोई ट्रायल नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल नहीं, बस अंधेरा। लेकिन इतिहास ने सबको भुलाया नहीं।
मसूद अजहर पाकिस्तान पहुंचा और वहां उसने बनाया जैश-ए-मोहम्मद। एक आतंकी संगठन नहीं, एक आतंकी फैक्ट्री, जहां ट्रेनिंग होती थी नफरत की, हिंसा की, शहादत के नाम पर मौत की। और वही नेटवर्क आगे चलकर भारत के सबसे खून खराब हमलों की जड़ बना। IC-814 एक घटना नहीं थी, वो था आतंक के नए युग की शुरुआत। IC-814 के बाद भारत बदल गया, धीरे नहीं, सिस्टमैटिकली। एविएशन सिक्योरिटी बदली, एयरपोर्ट प्रोटोकॉल बदले, डिप्लोमैटिक पासपोर्ट नियम बदले, हाईजैक रिस्पॉन्स SOP बदला, NSG डिप्लॉयमेंट पॉलिसी बदली, क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम बदला। अब भारत का सिद्धांत था नो मोर नेगोशिएशन विदाउट फोर्स, यानी नेगोशिएशन होगी लेकिन कमजोरी से नहीं। डॉक्ट्रिन बदली, प्रिवेंशन, इंटेलिजेंस, प्रीएम्पशन, रिटेलिएशन। IC-814 के बाद भारत ने सीखा, आतंक से सौदा शांति नहीं लाता, वो भविष्य का युद्ध पैदा करता है। गलतियां हुईं, बहुत बड़ी। अमृतसर में देरी, NSG की डीले, डिसीजन पैरालिसिस, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन फेलियर, पॉलिटिकल हेजिटेशन, ब्यूरोक्रेटिक फियर। ये सब शब्द नहीं थे, ये थे 125 जिंदगियों का जुआ। अगर एक फैसला 30 मिनट पहले होता तो इतिहास बदल सकता था। अगर NSG 1 घंटा पहले पहुंचती तो कहानी अलग होती। अगर साहस होता तो सौदा नहीं होता। IC-814 ने भारत को यह सिखाया, क्राइसिस में डीले इक्वल्स डिजास्टर। इस कहानी का सबसे बड़ा नायक कोई नेता नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई जनरल नहीं, बल्कि कैप्टन देवी शरण, एक पायलट, जिसके हाथ कांप रहे थे लेकिन निर्णय स्थिर थे, जिसके सामने मौत थी लेकिन दिमाग शांत था, जिसने फ्यूल मैनेज किया, समय खींचा, क्रैश टाला, सैकड़ों जानें बचाईं। उसने हथियार नहीं उठाया लेकिन उसने जिम्मेदारी उठाई। वो स्टार नहीं बना, वो पोस्टर बॉय नहीं बना, वो न्यूज़ एंकर नहीं बना, लेकिन वो था रियल हीरो। आज IC-814 को एक हाईजैक के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जाता है। एक ऐसा मोड़ जहां भारत ने समझा, आतंक सिर्फ हमला नहीं करता, वो सिस्टम को टेस्ट करता है। ये घटना आज भी ट्रेनिंग मैनुअल में है, मिलिट्री एकेडमी में है, इंटेलिजेंस केस स्टडी में है, एविएशन सिक्योरिटी में है, डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजी में है। IC-814 एक केस नहीं, एक चेतावनी है, एक सबक है, एक दस्तावेज है, एक राष्ट्रीय स्मृति है। अगर उस दिन NSG पहुंच जाती, अगर अमृतसर में ऑपरेशन होता, अगर सौदा नहीं होता, तो शायद संसद हमला न होता, पठानकोट न होता, पुलवामा न होता, नागारोटा न होता, जैश न बनता, मसूद अजहर न बनता आतंक का ब्रांड। लेकिन इतिहास अगर पर नहीं चलता, वो चलता है फैसलों पर। और IC-814 फैसलों की कहानी है। कुछ सही, कुछ गलत, कुछ मजबूरी, कुछ डर, कुछ राजनीति, कुछ मानवता। लेकिन एक बात तय है, ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं थी, ये सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, ये सिर्फ एक सौदा नहीं था, ये था भारत की राष्ट्रीय चेतना का मोड़। IC-814 ने हमें सिखाया, देश सिर्फ जमीन से नहीं बनता, देश फैसलों से बनता है, और कुछ फैसले इतिहास बन जाते हैं।